नमस्कार। आज चर्चा करेंगे हम कि जुडिशरी का सूरत हाल क्या है और अब वक्त आ गया है जुडिशरी को दिखाने का कि आपका सूरत हाल क्या है। उनको हम आईने से दिखाएंगे। आपको मालूम है कि उमर खालिद की जो बेल पिटिशन थी वो अभी बर्खास्त हो गई हाई कोर्ट से, और उमर खालिद 4 साल 11 महीने 15 दिन हिरासत में रहा और अभी वक्त और लगेगा। लगभग 2 अपील फाइल की गई हैं, 2022 में और 2025 में। खारिज हो गई। एक एसएलपी फाइल की गई 2023 में, उसको वकीलों ने विड्रॉ कर लिया 2024 को। अब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि कोई भी बेल एप्लीकेशन हो उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कई ऐसे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो हम देखते हैं कि ये जो मापदंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उमर खालिद और बाकी लोगों को भी लागू रहा? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो पहली अपील हाई कोर्ट में आई जब इंटरिम बेल उमर खालिद की खारिज हुई, वो क्रिमिनल अपील 173 ऑफ 2022 थी। उसकी 28 हियरिंग्स हुई, 28 हियरिंग्स हाई कोर्ट में हुई। 180 दिन लगे। जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, उमर खालिद के केस में 180 दिन लगे। 21 अप्रैल 2022 में फाइल हुई और 18 अक्टूबर 2022 में खारिज हुई। तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। वो कहानी जो सुप्रीम कोर्ट में हुई बाद में बताऊंगा। इस बीच जब हमने विड्रॉ किया तो हमने कहा कि हम वापस ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। फिर एक क्रिमिनल अपील फाइल हुई 613 ऑफ 2024। फिर वो हाई कोर्ट में आई। उसको 407 दिन लगे सुनवाई करने में और खारिज होने में। और ताज्जुब की बात यह है कि पहले वो 1 डीबी पे आई। मैं जजेस का नाम नहीं लेना चाहता। वो उसकी सुनवाई शुरू हुई 22 जुलाई 2024 को और 9 जुलाई 2025 को सुनवाई खत्म होकर ऑर्डर रिजर्व हो गया, लेकिन फैसला नहीं आया। आपने सुनवाई भी कर ली, आपने ऑर्डर रिजर्व भी कर लिया, लेकिन फैसला नहीं आया। अब ये तो सवाल उठता है ना, क्यों फैसला नहीं आया? चलिए, वक्त बर्बाद हो गया। उमर खालिद जेल में रहा और आरोप वकीलों पे लग रहा है। फिर एक और बेंच के पास गया, वो भी डिवीजन बेंच था। उन्होंने कहा कि हम नहीं सुनेंगे। अब भाई क्यों नहीं सुनोगे आप? क्या ऐसी बात है? अब वक्त आ गया है कि जजेस को बताने के लिए कि हम क्यों नहीं सुनेंगे। जो शख्स उनके पास गया है राहत के लिए, उसको यह भी तो मालूम होना चाहिए कि जज मेरी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा। ऐसा कई बार होता है कि जज कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा। भाई क्यों नहीं सुनोगे? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं सुनेंगे।
फिर ये तीसरे जज डिवीजन बेंच में गई बात, तीसरी डिवीजन बेंच पे, और तीसरी डिवीजन बेंच ने फिर अभी फैसला किया। अभी आपने देखा, तो इस बात को 407 दिन हो गए। तो जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए वो 7 दिन के बाद हुई। और आरोप है, एक हमारे चीफ जस्टिस साहब ने आरोप लिया है कि हम तो वकील विड्रॉ करते थे, और हम वकील तो नहीं विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं फैसले होते जल्दी? और क्या उमर खालिद एक ऐसा खास शख्स है कि उनके मैटर में, और बाकी भी जो युवा लोग हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, उनका भी ऐसा ही हाल है? ये तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने कुछ पक्ष रख रहा हूं। चलिए अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जब यहां डिवीजन बेंच ने डिसमिस किया 2022 में, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। वो क्रिमिनल अपील 173 ऑफ 2022, वो भी वहां 272 दिन पेंडिंग रही, 272 दिन। पहली बार आई वो 18 मई 2023 को, 13 हियरिंग्स हुई 18 मई 2023 को, ठीक है। और वो बेंच था जस्टिस बोपन्ना एंड हेमा कोहली। फिर आई वो 12/7/2023 को, उस बार बेंच था जस्टिस बोपन्ना एंड MM सुंदरेश। इस बीच क्यों नहीं सुनवाई हुई? वकीलों की तो कोई गलती नहीं। फिर उसके बाद आई 24 जुलाई 2023 को, बोपन्ना, जस्टिस बोपन्ना एंड बेला त्रिवेदी। फिर हियरिंग नहीं हुई। फिर आई 9 अगस्त 2023 को, हमने कोई एडजर्नमेंट नहीं मांगी, इस समय हमने कोई एडजर्नमेंट नहीं मांगी, सरकार कह रही थी कि हमें वक्त चाहिए। तो 9 अगस्त 2023 को फिर आई जस्टिस बोपन्ना एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के। प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा मैं नहीं सुनूंगा, वकील की तो कोई गलती नहीं थी। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि भैया क्यों नहीं सुने आप, कौन सुन रहे आप? कोई बात तो जरूर होगी ना, वो खास बात होगी जो हमें मालूम नहीं। लेकिन जो वहां गया है, जिसने याचिका डाली, उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों नहीं जज साहब मेरी बात सुन रहे। फिर 18 अगस्त 2023 आई अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी के यहां। फिर वो 5 सितंबर 2023 को आई। इस बीच में क्या हुआ कि एक हियरिंग में, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, एक हियरिंग में जुलाई में एडजर्नमेंट मांगी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने, स्वास्थ्य की वजह से, हमारी तरफ से हेल्थ प्रॉब्लम्स। और जब 5 सितंबर को आई 2023 को, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 370 की बहस हो रही थी, तो मैंने एडजर्नमेंट मांगी। केवल 2 बार एडजर्नमेंट मांगी और आरोप लगाया क्या कि हमने 7 बार मांगी, आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद फिर आई ये 12 अक्टूबर 2023 को बेला त्रिवेदी जी के सामने और दीपांकर दत्ता साहब के। फिर 29/11/2023, फिर 10 जनवरी 2024, फिर 24 जनवरी 2024। इस बीच रिट पिटीशन फाइल हो गई चैलेंजिंग सेक्शन 15 ऑफ द यूएपीए। हमने कहा कि जो धारा 15 है यूएपीए की वो असंवैधानिक है, तो वो इकट्ठी मैटर हो गए। और फिर हमने तय किया, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमें बेल नहीं मिलेगी, हमारा अपना राय थी वो,
तो वकीलों ने तय किया और फिर क्लाइंट ने भी तय किया कि ठीक है, हम हाईकोर्ट जाते हैं, नए सिरे से हम बेल मांगते हैं। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, हम नए सिरे से हाईकोर्ट गए और कैसे वहां 410 दिन लगे, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां वकील को दोषी ठहराया जा रहा है, और अगर कोर्ट सालों साल फैसला नहीं करे तो दोषी हम हैं। तो ये सूरत हाल है कोर्ट्स का। अगर आप बेल नहीं देना चाहते तो खारिज कर दीजिए। आपको 20-30 सुनवाई करने की क्या जरूरत है, सालों साल बिताने की क्या जरूरत है। और ये मैं देख रहा हूं जहां जहां हमें ऐसा लगता है, और ये क्या था, ये एक प्रोटेस्ट था ना, सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट था ना। और उमर खालिद के खिलाफ क्या है, मैं कोई मेरिट्स पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि भिवंडी में, मुंबई में उन्हें कोई भाषण दिया, और जो दिल्ली में राइट्स हुए आपको मालूम है, वो जनवरी 2023 23 जनवरी 2020 और 25 जनवरी तक नॉर्थ ईस्ट में हुआ। वो तो यहां नहीं थे, वो थे ही नहीं। स्पीच तो उनकी मुंबई में हुई जनवरी में। फिर भी उनको 5 साल हो गए बेल नहीं मिल रही। ठीक है, अब वो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं यूएपी के अंदर, बाकी एनआईए और बाकी भी 302 वगैरह वगैरह भी कानून के अंतर्गत प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। लेकिन जो मामला है हमारे सामने वो यूएपीए का है, क्योंकि वो स्पीच इनके मुताबिक टेररिस्ट एक्ट कहलाया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा, उस स्पीच के द्वारा इन्होंने कोई ऐसे फैसले किए कि आने वाले दिनों में हम हिंसा को बढ़ाएंगे। ये इनका आरोप है। और टेररिस्ट एक्ट की जो डेफिनेशन है वो यो है कि अगर आप बम का इस्तेमाल करो, किसी को कत्ल कर दो, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करो, किसी को कत्ल कर दो, ये तो आरोप नहीं है। या किसी को मार दो खुद, ये भी आरोप नहीं है। या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को, इसको पूरे तरह से डैमेज कर दो, यही करने के लिए कि एक ऐसा माहौल पैदा हो जिससे हिंसा बढ़े, वो भी आरोप नहीं है। और जो एसेंशियल सप्लाईज है हमारी बिजली की, उसको रोकने की कोशिश करो, ये भी आरोप नहीं है। और जो हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसी में डिस्टेबलाइज करने को करो, ये भी आरोप नहीं है। और अगर हम अपनी क्रिमिनल फोर्स से, दैट इज अपनी ताकत से अपने देश के सामने एक ऐसी माहौल बनाएं कि हम देश की जो अखंडता है उसके ऊपर एक आक्रमण करें, तो वो भी आरोप नहीं है। और किसी को किडनैप करो तो वो भी आरोप नहीं है। तो यहां लिखा है धारा 15 में, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी अदर एक्ट, मतलब कि इसमें तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं। लेकिन एनी अदर एक्ट का क्या मतलब हुआ कि मैंने भिवंडी में स्पीच दी, और स्पीच के अंतर्गत एक ऐसा माहौल करने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में हिंसा हो जाए। ये है आरोप, उसके लिए 5 साल अंदर है। एक मिनट रुक जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, सवाल पूछना, ठीक है ना। तो ये 120B में उन्होंने कहा कि साहब आप साजिश कर रहे थे, ठीक है ना। कोई इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं। चलिए छोड़िए इस बात को, फिर इसकी सजा भी है, लाइफ भी है, डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, ठीक है। अब बेल इनको नहीं मिली, 5 साल होने वाले हैं। तो मैं आपको अब सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले बताता हूं, ठीक है, कि अपने ही फैसले का उल्लंघन करते हैं। ये देखिए, अतर परवेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
जिसमें वो हिरासत में थे, जो भी वहां आरोपी थे, 2 साल और 4 महीने बेल मिली यूएपीए में, बेल मिली। फिर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, शोमा कांति सेन वर्सेस स्टेट 2024 6 SCC 591। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, 6 साल में रहा वो अंदर, बेल मिली। फिर बसीरतुल ऐन वर्सेस NIA, ये जम्मू कश्मीर का फैसला है, 18 सेक्शन 18 एंड 19 ऑफ द UAPA, बेल मिली। फिर इंदिरा मोहन बोरा वर्सेस NIA 4 साल 7 महीने UAPA, बेल मिली। फिर संदीप सिंह वर्सेस NIA 2023 ऑनलाइन पंजाब एंड हरियाणा, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट और UAPA, बेल मिली। देन जहीर हक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 8 साल अंदर थे उनको बेल मिली। फिर ये 2 उदाहरण छोड़ दीजिए, आगे आइए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नजीब, 5 साल, बेल मिली। और एंजेला हरीश सोनताखे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का 2021 3 SCC 723, बेल मिली 5 साल में। तो ये तो उदाहरण हो गए आपके सामने जहां बेल मिलती है। और इन मैटर्स में कई बार चार्जेस भी फ्रेम हो गए। इस केस में तो चार्जेस भी नहीं फ्रेम हुए, अभी तो उसी पर बहस चल रही है। और जज साहब कहते हैं कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यही जज साहब कहते हैं ना कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के लिए भी अच्छा है, स्टेट जो प्रोसिक्यूट कर रही है, और हम लोगों के भी अच्छा है कि हम कुछ और साल अंदर रहें, ताकि हमारे 10 साल ऐसे ही हम अंदर जाकर। और मैं आपको आज विश्वास से कहना चाहता हूं, जब इसका ट्रायल होगा, अगर होगा, तो ये सब बरी होंगे। ये साजिश आपके सामने आ जाएगी। 53 लोग मारे गए, उसमें से 2/3 तो एक कम्युनिटी के थे, ठीक है ना। और जो मंत्री लोग और जो भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण, उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई शुरू हुई। और जिस जज ने कहा कि उनके ऊपर आप FIR क्यों नहीं कर रहे, उसने तबादला कर दिया। ये तो सूरत हाल है जुडिशरी का और सरकार का। तो कहां कोई जाए और क्या उम्मीद रखे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारे राजनीतिक दल है ना, ये भी इन्हें मुद्दे नहीं उठाते, क्योंकि समझते हैं कि इनको शायद राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। तो कहां जा रहा है हमारा लोकतंत्र? सही बात हम करेंगे नहीं, गलत बात हो रही है, सरेआम गलत बात हो रही है, आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? और हमारे वकील लोग भी चुप हैं, मिडिल क्लास के लोग भी चुप हैं, सोसाइटी भी चुप है। और एक जज साहब कहते हैं कि हमारी वजह से इनको बेल नहीं मिली। रियलिटी तो ये है, मैं आपको सच बात बताऊं, कि अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का के वो है प्रोसीजर है कि जिस जज के आगे लगे, पहले जज के आगे थे जस्टिस बोपन्ना एंड हेमा कोहली, ठीक है ना, वो मैटर हेमा कोहली के पास जाना चाहिए था। कि उसके बाद थे जस्टिस बोपन्ना एंड सुंदरेश,
सुंदरेश के पास के जा सकता था, वैसे तो हेमा कोहली के पास जाना चाहिए था। फिर बोपन्ना बेला त्रिवेदी तो गया किसी और जज के पास। तो ये फैसला कौन करता है? चीफ जस्टिस साहब। और आरोप हम पे लगता है। तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और ऐसा जो हमारे जज साहब बैठे हुए हैं हाई कोर्ट्स में, हमारे हिसाब से ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए।